अगर आप लोग करंट स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में करंटली बहुत सारे क्रैशेस आए हैं और मार्केट ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड में परफॉर्म कर रहा है। वहीं पर अगर आप लोग एंजल वन के शेयर को देखेंगे तो एंजल वन के शेयर भी इससे ज्यादा गिर चुके हैं। अब अगर आप लोग 6 महीने पहले इस कंपनी के शेयर को देखेंगे तो 5-6 मंथ पहले इस कंपनी के शेयर 4000 के लेवल पर ट्रेड करते थे, लेकिन अब इस कंपनी के शेयर की प्राइस पहुंच चुकी है 2300 से 2500 के बीच में। अब देखो, मार्केट में करेक्शन आने के पीछे के बहुत सारे रीजन हैं। इसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आया है और इसकी वजह से मार्केट में ओवरऑल वोलेटिलिटी भी इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन अगर आप लोग एंजल वन के शेयर के करेक्शन को देखेंगे तो एंजल वन के शेयर का करेक्शन मार्केट करेक्शन से ज्यादा है। अब इसके पीछे के रीजन क्या है? आपको एंजल वन के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब कंपनी के शेयर की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों गिरते जा रही है? इसके पीछे का रीजन क्या है? एंजल वन में इन्वेस्टमेंट करने वाले हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में यही सवाल है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस सारी चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, जानते हैं कि आखिर एंजल वन की कंपनी के शेयर इतनी तेजी से क्यों गिरते जा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है और फ्यूचर फोरकास्ट को लेकर अपकमिंग टाइम पीरियड में एंजल वन के शेयर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, आपका आउटलुक क्या होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में पता चलेगा। अगर आप लोग एंजल वन के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंजल वन के शेयर्स काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते गए हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपको थोड़े बहुत अच्छे रिटर्न दिखाई देंगे, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एंजल वन के शेयर्स में काफी ज्यादा करेक्शन आए हैं। अब देखो, अगर आप लोग एंजल वन के रेवेन्यू मॉडल और एंजल वन के इनकम के मॉडल को स्टडी करेंगे तब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी, जैसे कि एंजल वन जो है वो ब्रोकिंग के बिजनेस में काफी ज्यादा पहले से है। अब अगर आप लोग एंजल वन के बिजनेस को देखेंगे तो एंजल वन जो है वो मार्केट में स्टॉक ब्रोकरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो एंजल वन फैसिलिटेट करता है। अब देखो, मार्केट में ना एंजल वन की सबसे ज्यादा अर्निंग होती है ब्रोकरिंग बिजनेस से। अब जितना ज्यादा कंपनी का यूजर बेस इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा कंपनी के क्लाइंट्स का नंबर बढ़ेगा, उतनी ही तेजी से कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि क्लाइंट का नंबर बढ़ने की वजह से, स्पेशली एक्टिव क्लाइंट का नंबर बढ़ने की वजह से रेवेन्यूज में ग्रोथ आते हैं और जब भी कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आती है तब यहाँ पर कंपनीज अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब अगर आप लोग एंजल वन के एक्टिव क्लाइंट बेस को देखेंगे तो एंजल वन का एक्टिव क्लाइंट बेस है 78 लाख का। अब देखो, जितना बड़ा एंजल वन का मार्केट शेयर है, जितना बड़ा क्लाइंट बेस है, उस हिसाब से तो कंपनी के प्रॉफिट ग्रो करने चाहिए थे, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए थे। अब अगर आप लोग दूसरी कंपनी के डेटा को देखेंगे, जैसे कि ग्रो है, जैसे कि जीरोधा है, फर्स्ट पोजीशन ग्रो की आती है जहां पर इसके क्लाइंट है 1.29 करोड़। सेकंड पोजीशन पर आता है जीरोधा जिसके क्लाइंट है 81.25 लाख और थर्ड नंबर पर आता है एंजल वन जिसके क्लाइंट है 78 लाख। अब क्लाइंट का नंबर बेस देखकर काफी सारे एनालिस्ट कहते थे कि एंजल वन जो है वो जीरोधा को भी बीट कर देगा और अपकमिंग टाइम पीरियड में एंजल वन की ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर एंजल वन के शेयर्स में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर इतने ज्यादा नेगेटिव परफॉर्म करने लगे हैं? इस कहानी की शुरुआत होती है 5 ईयर पहले से। अगर आप लोग पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में एंजल वन काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। आज से 5 साल पहले एंजल वन प्योर ब्रोकरिंग यानी कि फुल टाइम ब्रोकर के तौर पर काम करता था, मार्केट में रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करता था और इन्वेस्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करता था फुल ब्रोकरेज की। अब अगर आप लोग लास्ट 5 ईयर में देखेंगे मार्केट को तो मार्केट में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स आ रहे थे और डिस्काउंट ब्रोकर के आने की वजह से फुल सर्विस ब्रोकर्स को काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन मिलने लगा था। अब फैसिलिटी और प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह भी कम ज्यादा होने की वजह से मार्केट में जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं वो इन डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ बहुत सारे कस्टमर्स जाते गए और इसकी वजह से एंजल वन के क्लाइंट बेस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। इसके बाद पिछले 5 ईयर में एंजल वन ने काफी सारे चेंजेस किए हैं, डिस्काउंट ब्रोकर की सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा, अपने सर्विसेज को एनहांस करने के लिए काफी सारी चीजें की, जैसे कि यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करना, सिस्टम पर काम करना, यूआई यूएक्स को इंप्रूव करना। इस तरीके की काफी सारी चीजें करने के बाद एंजल ब्रोकिंग से एंजल वन में भी कन्वर्ट हुआ, मतलब कंपनी ने अपनी रीब्रांडिंग भी की। अब अगर आप लोग करंटली कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के रेवेन्यूज जो हैं वो 18% से इंक्रीज हुए हैं। अब अगर आप लोग कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे तो इस कंपनी के रेवेन्यूज जो हैं वो 18% से इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अगर आप लोग कंपनी के प्रॉफिट्स को देखेंगे तो प्रॉफिट्स की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 8% है। अब रेवेन्यू इतने ज्यादा ग्रो हो रहे हैं लेकिन प्रॉफिट में इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी क्यों है? अब इसके पीछे का रीजन है सेबी। अब करंटली अगर आप लोग किसी भी स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे तब यहाँ पर इनिशियली आपके सामने वार्निंग आती है जहां पर लिखा होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके 9 आउट ऑफ 10 लोगों को प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, उन्हें लॉस होते हैं और 10 में से सिर्फ एक को प्रॉफिट होता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा रिस्की है। ये मैसेज सेबी हर किसी को पास करता है। अब इसके अलावा मार्केट में सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग पर लिमिटेशन लाने के लिए काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर दिए हैं। ब्रोकर्स का मार्जिन कम कर दिया है। अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन सारे सेक्टर्स में ट्रेडिंग करनी है तो उन्हें अपने मार्जिन के ऑप्शन को छोड़
छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन से ट्रेडिंग करनी होगी। मतलब कि नेटवर्क ज्यादा होना चाहिए और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और साथ ही साथ अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। अब इसके पीछे का रीजन ये भी था कि मार्केट में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे, और एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की वजह से ही इन्हें प्रॉफिट्स होते थे। एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और काफी ज्यादा कॉस्टली है। एंड सेबी ने मार्केट में इस चीज पर लिमिटेशन लगाने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। अब अगर आप लोग लास्ट क्वार्टर को देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर के 3 मंथ में कंपनी के परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी रही है। अब देखो लास्ट क्वार्टर के बीच में ही सेबी ने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए थे, तो इसीलिए FY25 के क्वार्टर 3 में इस कंपनी की परफॉर्मेंस नेगेटिव रही है। अब देखो एंजल वन स्टॉक ब्रोकिंग के इंडस्ट्री में था तो एंजल वन को पता ही था कि अपकमिंग टाइम पीरियड में सेबी मार्केट में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आएगी जहां पर सेबी इन्वेस्टर्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी और इसकी वजह से ब्रोकर की रेवेन्यूज और इस सेगमेंट से आने वाले रेवेन्यूज काफी कम हो जाएंगे। तो अगर आप लोग पिछले क्वार्टर को देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से मार्केट में सेबी कुछ नई नई चीजें ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि एंजल वन अभी सेटअप करने वाला है असेट मैनेजमेंट कंपनी, जहां पर एंजल वन अपने खुद के म्यूचुअल फंड की स्कीम लॉन्च करेगा और म्यूचुअल फंड की स्कीम के थ्रू भी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेगा। इसके अलावा एंजल वन काफी सारे अलग अलग सेगमेंट में फोकस करने वाला है, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट। यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट के सेगमेंट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसी पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी जिसकी वजह से एंजल वन का रेवेन्यू बढ़ेगा एंड साथ ही साथ एंजल वन के क्लाइंट्स को भी काफी सारे अल्टरनेट सर्विसेज मिलेगी। अब माना जा रहा है कि एंजल वन इंश्योरेंस के सेक्टर में भी कदम रखने वाला है, इंश्योरेंस के बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट करने वाला है और साथ ही साथ एंजल वन मार्केट में लोन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। मतलब जिस तरीके से आप लोग बैंक में जाकर लोन ले सकते हैं उसी तरीके की सर्विसेज आपको आने वाले टाइम पीरियड में एंजल वन के प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगी। अब देखो आने वाले टाइम पीरियड में कौन सा प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा, कौन सा प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू ज्यादा आएंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि आजकल अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के बिजनेस को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के सेगमेंट में भी काफी सारी कंपनीज आ रही हैं, जैसे कि नावी म्यूचुअल फंड है। अब रिसेंटली ग्रो ने भी अनाउंस किया है कि बहुत जल्दी असेट मैनेजमेंट कंपनीज की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे जहां पर इन्वेस्टर्स को ग्रो के मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। अब देखो मार्केट में टफ कंपटीशन है इन सारी चीजों के लिए, जैसे कि इंश्योरेंस के लिए भी बहुत सारे कंपटीशन है। अगर लोन की सर्विसेज को भी प्रोवाइड करना है तो वहां पर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा ह्यूज है। अब अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो जितने भी सर्विसेज या जितने भी सेक्टर्स में एंजल वन जाने वाला है वहां पर कंपटीशन पहले से टफ है, तो वी कैन होप फॉर द बेस्ट। बाकी सारा तो मार्केट पर डिपेंड करता है। अब देखो फाइनल आउटलुक तो ये निकल कर आता है कि ड्यू टू शॉर्ट टर्म कंडीशंस मार्केट में एंजल वन के शेयर्स में करेक्शन आ रहा है। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, बट शॉर्ट टर्म में आपको कंपनी के शेयर्स में करेक्शन दिखाई दे सकता है। अब किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।